हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है चैप्टर 1 में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था और कूलम लॉ को यानी कूलम फोर्स को अपने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था, किस तरीके से कूलम फोर्स को वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें किसी एक चार्ज पर एक से अधिक चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे और जो फोर्स है उनको वेक्टोरियली कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल भी इसमें देखेंगे। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि एक से अधिक चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। क्या कहता है ये? फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges taken one at a time. The individual forces are affected due to the presence of other charges. It means अगर हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, अदर नंबर ऑफ चार्जेस, देन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कि उस इंडिविजुअल चार्जेस पे दूसरे सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स काम करता है उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जो वेक्टर सम होगा सभी फोर्सेस का वो कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। दिस लॉ इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। In mathematically we can write the net force on a charge is the vector sum of all the forces acting on it. F net. F net means the net force on a particular charge which we want to calculate. This is F1 vector plus F2 vector plus so on. For example, for a system of 3-point charges, यानी कि हम दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कूलम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम देयर। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो म्यूचुअली पेयर में होता है, एक दूसरे पर वो फोर्स लगाते हैं, वो सब हमने पहले देखा था। अगर हमारे पास में तीन चार्जेस, दो से अधिक चार्जेस हैं तो हम फिर क्या करेंगे, किस तरीके से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये कोई ओरिजिन है, वो इसके रेस्पेक्ट में तीन चार्जेस का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है Q1 Q2 एंड Q3। Q1 का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में R1 वेक्टर हो जाएगा, Q2 का R2 वेक्टर एंड Q3 का R3 वेक्टर। अगर हम चार्ज Q1 पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू अदर चार्जेस में हमारे पास में कौन होगा, Q2 एंड Q3। दैट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड चार्ज Q3। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली चार्ज Q1 पर Q3 की वजह से जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। देन जो फोर्स आएंगे उनको हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं F12 वेक्टर, F12 वेक्टर इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1। Similarly, F13 vector is the force on charge Q1 due to charge Q3। इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पहले जो फॉर्मूला देखा था या कूलम्स लॉ में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था फोर्स का, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर इज द फोर्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द फोर्स ऑन Q1 Q2 चार्ज Q2, राइट। और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो कि हमने पहले पढ़ा है, तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। R12 स्क्वायर यानी R12 क्या है,
Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है, और R12 कैप इज द डायरेक्शन जो कि फोर्स को यहाँ पर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली F13 वेक्टर, ये क्या है, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1, Q2, Q3, राइट, कैन बी written as 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 square R13 cap. Here R13 is the distance between Q1 and Q2. ओके, ये डिस्टेंसेस जो हमें पोजीशन वेक्टर की हेल्प से पता कर सकते हैं, जैसे कि हम टू चार्जेस के केस में पता करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसको पता कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, ये फोर्स, ये जो फोर्स हमारे पास में आए F12 वेक्टर एंड F13 वेक्टर, इनको हमें क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है। और अगर हम वेक्टोरियली ऐड करना चाहते हैं दो वेक्टर्स को, तो हमें वेक्टर एडिशन के लॉ जो है वो हमें यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। इन F12 और F13 वेक्टर्स को यूज करके हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो रिजल्टेंट बन जाएगा, तो वो कहलाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, दैट इज known as F1 vector. So mathematically we can write F1 vector equals to F12 vector plus F13 vector. तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म में, और अगर हम ग्राम जो है डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस तरीके से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में एक से अधिक चार्जेस हैं तो उनकी दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, जैसे कि हमने अभी तो 3 चार्जेस का सिस्टम लिया था, अगर हमारे पास में n चार्जेस हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज Q1 पर हमें उन n चार्जेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन दैट केस नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1n वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 upon R13 स्क्वायर R13 कैप एंड सो ऑन। यानी कि जितने चार्जेस होंगे उन सभी चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा ऑन चार्ज Q1, और उनको फिर क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि हम लोग अभी तक, जैसे कि हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में बहुत सारे वेक्टर्स है तो उनको हम क्या करेंगे, पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर तीसरे वेक्टर के साथ में ऐड करेंगे, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD। QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 microcoulomb and QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यानी कि एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं, उन पर जो है चार्ज रखे हुए हैं, और वो चार्ज कौन कौन से हैं, QA, QB, QC एंड QD। तो देखें किस तरीके से ये डायग्राम को हम बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास में एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर हो गए। ये हो जाएगा कॉर्नर ए, ये हो जाएगा कॉर्नर बी, कॉर्नर सी एंड ये कॉर्नर डी। इन चारों कॉर्नर पर 4 चार्ज रखे हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है QA, कॉर्नर ए पर चार्ज कौन सा है, QA, और QA की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। सिमिलरली कॉर्नर बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है,
उसको लिख सकते हैं QD इक्वल्स टू -5 माइक्रो कूलम। QC पर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो QC इक्वल्स टू है 2 माइक्रो कूलम। एंड QD, तो QD को लिख सकते हैं आप यहाँ पे, QD इक्वल्स टू कितना है, -5 माइक्रो कूलम। ठीक, तो ये चार कॉर्नर पे चार्ज अपने यहाँ पर लगा दो। अब क्या बोला है हमें, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब पहले सबसे पहले हम इस स्क्वायर का सेंटर पता करें, तो सेंटर कैसा हो जाएगा, देखें ये जो डायगोनल है ए बी सी डी, ए से सी को और बी से डी को मिलाने वाला डायगोनल, और ये हो जाएगा इसका सेंटर, इसको हम नाम दे सकते हैं ओ। इस सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, तो वो चार्ज कितना है हमारा 1 माइक्रो कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं QO। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कितना है, इसको यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन सेंटर QO इक्वल्स टू 1 माइक्रो कूलम। सिंस वी नो 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम। ये जो कन्वर्जन फैक्टर है ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऑल्सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है हमें, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। या इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो अगर हमें इस सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम का, उस पर अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो फोर्स है वो कौन कौन से चार्जेस की वजह से काम कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन कौन से चार्जेस की वजह से काम करेगा। एक तो जो कॉर्नर ए है इस पर जो फोर्स रखा चार्ज रखा है QA, वो चार्ज पर फोर्स लगाएगा। डी पर जो फोर्स चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, सी पर जो है वो भी फोर्स लगाएगा, और डी पर जो है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में अगर हम देखें, तो देखें ये जो फोर्स है, जैसे कि हम बात करें कॉर्नर ए पे जो फोर्स है वो है +2 माइक्रो कूलम, और सेंटर पे जो फोर्स है वो है +1 माइक्रो कूलम। तो दोनों लाइक चार्जेज हैं, इसका मतलब है कि ये QA जो है QO को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन्स QA की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी O से और C की तरफ, राइट। सिमिलरली जो B है उस पर अगर हम बात करें तो B पर चार्ज कितना है, -5 माइक्रो कूलम, और सेंटर पे चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम। तो दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा QB की वजह से जो फोर्स होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका O से और B की तरफ, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भाई C पर जो चार्ज है उसकी वजह से सेंटर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो C 2 माइक्रो कूलम है C पर चार्ज, और सेंटर पर +1 माइक्रो कूलम है, तो दोनों लाइक चार्जेज हैं, इसलिए ये C पर जो चार्ज है वो सेंटर वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, O से और A की तरफ। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो डी पर जो चार्ज है वो है -5 माइक्रो कूलम, और ए पर सेंटर पे जो चार्ज है वो है +1 माइक्रो कूलम। तो दोनों अनलाइक चार्जेज हैं, इसका मतलब है कि QD क्या करेगा, QO को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, O से और D की तरफ। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चारों फोर्स हैं ये इनकी डायरेक्शन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। जैसे कि आप इसको नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कौन सा फोर्स की डायरेक्शन है,
एफ ओ ए, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ ए वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन टू ओ ड्यू टू चार्ज क्यू। सिमिलरली दिस फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, इसको हम लिख सकते हैं एफ, कौन सा फोर्स है ये, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू चार्ज ओ क्यू बी, क्यू ओ ड्यू टू चार्ज क्यू बी। अगर हम बात करें ये कौन सा फोर्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी का। डी का फोर्स कौन सा है, ये डी क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ डी वेक्टर, राइट। और जो लास्ट का फोर्स है हमारा कौन सा, जो सी की वजह से इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ सी वेक्टर, राइट। ये चारों फोर्सेस को हमने उनको उनकी डायरेक्शंस को यहाँ पर इंडिकेट किया है इस डायग्राम में। तो डायरेक्शन हमारे सामने आ गई है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। तो हमें, अगर हमें ए एफ ओ ए निकालना है या एफ ओ बी निकालना है, एफ ओ सी निकालना है, एफ ओ डी निकालना है, तो हमें सबसे पहले इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी, यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप लोगों को पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल होती है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो या तो आप डायगोनल कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो है ओ ए और ओ बी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें हम देखें। पहले तो आप देखें कि सिमेट्री से, बाई सिमेट्री ऐसे लिख सकते हैं हम, बाई सिमेट्री, क्या है बाई सिमेट्री, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। तो ये चारों जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है, सेंटर से स्क्वायर के चारों कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें ओ ए निकालना है और ओ बी निकालना है, तो ये देखें अगर अब ये जो एंगल है ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ओ ए बी को राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हैं। ये हो जाएगा ओ ए और बी, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है ओ ए, ये डिस्टेंस कितनी है ओ बी, और ये सामने वाली डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी ओ डी, ये सब बराबर, इसको मान सकते हैं हम डी। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है डी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है डी, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, इसको लिख सकते हैं 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 100। और वी कैन राइट डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 50, और डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 5 √2 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है
ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सभी के लिए बराबर आएगी, और वो कितनी आएगी 5√2 सेंटीमीटर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कोई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो बात करें, देखो मैग्नीट्यूड की, एफ ओ ए, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू ओ क्यू ए अपॉन आर ओ ए स्क्वायर। ओके, एफ ओ बी इक्वल्स हो जाएगा के क्यू क्यू बी अपॉन आर ओ बी स्क्वायर। सिमिलरली एफ ओ सी इक्वल्स टू के क्यू क्यू सी अपॉन आर ओ सी स्क्वायर, एंड एफ ओ डी इक्वल्स टू के क्यू ओ क्यू डी अपॉन आर ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि जो डिस्टेंस है सारी बराबर है, यानी कि आर ओ ए इक्वल्स टू आर ओ बी इक्वल्स टू आर ओ सी इक्वल्स टू आर ओ डी। ये सब किसके बराबर है, 5√2 यानी कि डी के बराबर है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी। क्यू ए कितना है, तो वो वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ठीक है, क्यू ए कितना दिया हुआ है, क्यू ए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। क्यू बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, तो 5 × 10⁻⁶ कूलम। क्यू सी इक्वल्स टू, या इसको यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू ए इक्वल्स टू क्यू सी एंड क्यू बी इक्वल्स टू क्यू बी, ठीक है। तो अब फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप देखें कि क्यू ए और क्यू सी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और क्यू ओ जो हमारे पास में है वो कितना है, 1 × 10⁻⁶ कूलम। तो क्योंकि क्यू ए और क्यू सी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए और सी से ओ की डिस्टेंस भी बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ओ ए इक्वल्स टू एफ ओ सी। ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे, के यानी कि 9 × 10⁻⁹, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू ए यानी क्यू ओ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻6 इंटू क्यू ए या क्यू सी दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है 5√2, तो 5√2 इंटू सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, और इसका स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देखें, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू ये 10⁻⁻12, उसमें से 9 गया आपका, तो 10⁻³ अपॉन ये नीचे हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁴, और इसको आप सॉल्व करेंगे
तो ये आप इस लिख सकते हैं इंटू 10⁻+1, या इसको लिख सकते हैं 180 बटे, सॉरी ये यहाँ पर आएगा आपके 180/50, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 18/5 यानी कि 3.6 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड है एफ ओ ए और एफ ओ सी के लिए। तो हमने देखा है कि मैग्नीट्यूड बराबर हैं और उन दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी, एक दूसरे के अपोजिट थी, इसलिए ये दोनों फोर्स पेयर में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ ए वैक्टर प्लस एफ ओ सी वैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलर वे में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफ ओ बी वैक्टर प्लस एफ ओ डी वैक्टर ये भी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि क्यू बी और क्यू डी के चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, उनके बीच में ए बी से और बी और डी की ओ से जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है। सिमिलर वे में आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू है वो बराबर आने वाली है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम ओ पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं चारों चार्जेस की वजह से, तो फिर वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू ओ, तो क्यू ओ वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू ओ ए वेक्टर प्लस क्यू ओ बी वेक्टर प्लस क्यू ओ सी वेक्टर प्लस क्यू ओ डी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो। दिस इज द आंसर। सिमिलर वे में हम बहुत सारे जो हमारे इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।